अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। पाकिस्तान में मुआशी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इसका हल क्या निकलेगा। आज के प्रोग्राम में हम आवाज़ बनेंगे मुख्तलिफ सनतकारों की, उन सनतकारों की जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना शबो रोज़ लगा तो रहे हैं लेकिन नताइज नहीं मिल पा रहे हैं। आज हमारे साथ जो पैनल में शख्सियात मौजूद हैं, मेरे राइट साइड पे अफीफ पैकेजेस के चेयरमैन हैं और कराची बिजनेस फोरम के आप प्रेसिडेंट हैं जनाब राशिद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं इंजीनियर अदनान करामत चिश्ती जो कि बायोमेडिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, CEO हैं हेल्थ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं अल्फा बीटा कोर के CEO हैं जनाब खुर्रम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू। और फरीद आलम साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं राशिद सिद्दीकी साहब से करूँगा। सर, क्या वजह है कि पाकिस्तान की ना इकॉनमी संभल के दे रही है, ना इन्फ्लेशन रेट नीचे आ रहा है, ना डॉलर थम रहा है? बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के चैलेंजेस नहीं हैं, वो वर्ल्ड वाइड इस वक्त पूरी दुनिया के चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन वो ऊपर जा रही हैं। इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। जो बेस पॉइंट है, सूद है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी बेस पॉइंट थी 1.5 तो वो 3 टाइम या 4 टाइम मल्टीप्लाई हो के भी 6 to 8% पे गई है। हमारी 13 से 14% होती थी, वो डबल मल्टीप्लाई हुई है तो हमारी 22 से 23% के ऊपर चली गई है। तो अगर मल्टीपल देखें तो उनका हमसे ज़्यादा मल्टीपल रेट बढ़े, लेकिन अगर आप फिगर वाइज देखें तो शायद हमारी फिगर ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो हमने एग्रीमेंट किए हुए थे IPP के साथ, उनकी वजूहात की बिना पे जितनी तेज़ी से हमारे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, ये मिसाल मैंने शायद आज तक अपनी पूरी दुनिया में कभी नहीं देखी कि विद इन अ मंथ आपके जो बिल हैं वो 100% बढ़ गए हों। मैंने इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। जो बिजली मैंने पिछले साल अगस्त में इस्तेमाल की थी, उसके सरचार्ज और उसके डैमेजेस मुझे इस साल अगस्त के अंदर देने पड़े। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर ही ख़त्म हो गया होगा और आपने बुक क्लोज कर दी होंगी तो फिर उसके बाद कैसे बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं? अब यहाँ पे देखें, जो हाकिम वक्त हैं, जो लोग मुल्क को चला रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं कि जो इकनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं, जो समझते हैं कि नहीं यार हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ बंद ना हो, जो चाहते हैं कि मईशत की बहाली हो, और जो चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डेफिसिट जो हैं वो हमारा कम हो, तो उनको इसके बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। उसके साथ IPPs के साथ बैठना पड़ेगा, उनको बैठ के कन्विंस करना पड़ेगा कि आप मुल्क की मफाद की खातिर अपनी बिज़नेस को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके मुल्क की खातिर अपने उस एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करें। और जब तक आप पावर सेक्टर के अंदर काम नहीं करेंगे, जब तक आप एक सस्ती बिजली फराहम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमको दुनिया से कम्पिटिट करने में बहुत मुश्किल होगी और हमको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मुश्किल होगी। और जो हमारे बिजली के रेट इस वक्त हैं, अगर और जो इस वक्त हमारे सूद के रेट हैं, जिस तेज़ी से हमारा जो डॉलर इस वक्त ऊपर जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ट्रेडर को होता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो मैन्युफैक्चरर को होता है। इसलिए कि अगर मैन्युफैक्चरर ने आगे सौदे करे हुए हैं और उसने अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा हुआ है, क्योंकि अगर हम 1 रुपये की एक्सपोर्ट करते हैं तो हम 70 पैसे की इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर हमने उनको रेट दिया हुआ है 230 रुपये डॉलर के, और जब तक हमारा माल पहुंचता है और पता चला जी डॉलर हो गया 300 रुपये का, तो एक तो हमारे रनिंग फाइनेंस के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है और दूसरा डेफिनेटली हमारी प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। तो हमको तो उसका नुकसान होता है। लेकिन ट्रेडर को क्या फ़ायदा होता है कि अगर ट्रेडर ने फ़र्ज़ करें कि आज 4 कंटेनर के मुख्तलिफ सामान मंगवाया ट्रेडिंग करने के लिए, और उसने आज LC 230 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 230 रुपये पे उसने माल को छुड़ा लिया, और जब तक उसने ड्यूटी पे करके और जब तक उसके वेयरहाउस के अंदर माल आया और डॉलर की पैनिक शुरू हो गई, तो अब ट्रेडर को ये पता है कि यार इस वक्त बैंक मेरी LC भी नहीं खोल रहे, तो अगर आज मैं इस माल को बेच दूंगा तो पैसा भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो अगर उसकी कॉस्टिंग आती थी 250 रुपये की और वो बेचता था 350 रुपये की, तो अब ट्रेडर कहता है यार मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, मैं तो इसको 15 दिन लेट करके बेचूंगा, 1 महीने बाद बेचूंगा, तो मुझे इसका मज़ीद प्रीमियम मिल जाएगा। सही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है
वो मज़ीद बदहाली की तरफ जाती रहेगी और जो ट्रेडर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको और ज़्यादा नुकसान फ़ायदा हो जाएगा। तो वो क्योंकि हम 24 करोड़ की आबादी है, तो हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, खुर्रम शहजाद, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और गहरी नज़र भी रखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे। क्या सिर्फ तवानाई ही एक बुनियादी मसला है हमारी इकॉनमी का, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है शामिल, और भी तो दीगर मसाइल हैं जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुँच गए? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, उसको मेरे ख्याल में मेरे कोलीग्स हम सारे एग्री करते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है जो रूट कॉज है ना, वो बेसिकली गवर्नेंस का इशू है। बेसिकली देखें, जो गवर्नेंस है ना, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से हो, एक्चुअली बैड गवर्नेंस का आउटकम है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हमारे यहाँ करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं है तो उसका गवर्नेंस से ताल्लुक़ है। अगर हमारे यहाँ मैक्रोज स्टेबल नहीं है तो गवर्नेंस से ताल्लुक़ है। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है तो गवर्नेंस से ही ताल्लुक़ है। तो बेसिकली गवर्नेंस को अगर हम ठीक करेंगे, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो आता है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो भी हुकूमत में आता है, वो सबसे बड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो बेसिकली गवर्नेंस को इंश्योर करता है। अब देखिए, गवर्नेंस बहुत तरह की गवर्नेंस, आपकी फाइनेंशियल गवर्नेंस भी है, आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस है, आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, एनर्जी की गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस का मेन प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल जो रूट कॉज है। लेकिन अभी हम कौन से ऐसे स्टेप्स ले लें, क्योंकि ये तो फिर हम पॉलिटिकल डिबेट में चले जाएंगे, और इसमें कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं पाकिस्तान में। अभी क्या हो सकता है इस सिचुएशन में कि हम संभाला तो लें कम से कम? देखिए, सबसे जो चीज़ जो शॉर्ट टर्म में हमें करनी है ना, वो अपने खर्चों को कम करना है। मुझे लगता है कि जो हमारा रूट कॉज है ना, वो फिजिकल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है हमारा। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके इनकम जो है लेट्स से 100 रुपये है और आपके खर्चे 150 रुपये हैं, तो वो 50 रुपये या तो आप कर्जा लेके पूरा करेंगे, या आपके पास कोई चीज़ होगी उसको बेच के पूरा करेंगे। सही। तो आप 100 रुपये को 150 रुपये के खर्चों को 100 रुपये से पूरा नहीं कर सकते। और बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैं और दूं कि अगर एक पानी का नल खुला हुआ है और वो बाल्टी में पानी डल रहा है और नीचे बाल्टी में 50 छेद हैं, तो आप जितना पानी डाल लें वो कभी भी नहीं भरेगी। तो हम जितने टैक्सेस इकट्ठे कर लें, जितने हम जो है वो एसेट्स को बेच के पैसा जो है वो ले आएँ, इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपका देखें ज़िया कितना होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हों, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो। एनर्जी सेक्टर 800 अरब रुपया पूरे साल का उसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर वो सर्कुलर डेट हम कहते हैं कि जी बिजली सस्ती बनाते हैं, महंगी बनाते हैं, सस्ती बेचते हैं, और बीच में T&D लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिकवरीज नहीं है, चोरियां बहुत ज़्यादा हैं, हमने कुछ मायदे ऐसे किए हुए हैं, तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है। 580 अरब रुपए की बिजली कह रहे हैं चोरी हो रही है। 520 अरब की तो एक साल की बात है। अच्छा। और 800 अरब रुपए तो आप सब्सिडाइज कर देते हैं पूरा। फिर उसके साथ साथ आपके जो SOEs के लॉसेस हैं, पिछले 10 सालों को अगर आप एवरेज निकालें ना, तो आपके ऑन एवरेज लॉसेस 500 से 600 बिलियन रुपीज़ के ऑन एवरेज साल के। अब इसमें वो 300 पे भी गए और 1 ट्रिलियन पे भी गए। तो आप सोचें कि आपके ये PIAs ऑफ द वर्ल्ड, और ये स्टील मिल आप ले लें, आप रेलवेज़ ले लें, आप वापडा ले लें, 50 आपकी जो है ना वो 205-206 कंपनीज़ हैं टोटल गवर्नमेंट की। उसमें आपके पास जो प्रॉफिटेबल हैं वो हैंडफुल ऑफ कंपनीज़ हैं। मिसाल के तौर पर 15 कंपनी हैं, 20 कंपनियाँ प्रॉफिटेबल हैं। रिमेनिंग जो कंपनियाँ हैं 95% वो लॉस मेकिंग है, और वो लॉस मेकिंग है, वो कहाँ से पूरा तो अभी कुछ ताजरों से, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये पॉइंट किया कि हम फिर प्राइवेटाइज कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। वो ऐसा नहीं होता। वही हल है। ये मिसकंसेप्शन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एसोसिएटेड रहा हूँ बहुत टाइम से। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, सिर्फ ये कह देना ना कि यार चल नहीं रही तो प्राइवेटाइज कर दें, ये हो नहीं सकता। आप समझें, इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम जिसमें आपकी चीज़ चलती है। इन्वेस्टर, आप मुझे बताएं, आप इन्वेस्टर हों, अगर आप ये खरीदेंगे आज, पैसे देंगे उसके कोई? आप जीरो उसको क्रिएटर्स जो है कंपनी है इस वक्त, यानी कि जो कर्जे जिसने दिए हैं वो उनकी कंपनी बन चुकी है, इक्विटी तो जीरो है, नेगेटिव इक्विटी है उसकी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, अपना कॉन्सेप्ट भी हमने सीधा करना है कि जब एनवायरनमेंट आपका ठीक नहीं है तो प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी? आप अपना एनवायरनमेंट ठीक करें ताकि इन्वेस्टर को बेसिक। मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा। देखिए, मैंने कहा SOEs को ठीक करें, उसके कोई 500-800 बिलियन के लॉसेस कम हो। एनर्जी सेक्टर को आप ठीक करेंगे, आपके कोई 800 बिलियन के वहाँ से आपके लॉसेस कम हो। पेंशन को आप कंट्रीब्यूशन में लेके जाएं, वहाँ से आपका बहुत बड़ा जो आउटफ्लो कम होगा। सिविलियन गवर्नमेंट जो है, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट 500 अरब तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट रन करती है, और डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तभी इकोनॉमिक इशू है। नहीं, वो उसमें किसी को शक नहीं है। मैं फरीद साहब की तरफ आता हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। फरीद साहब, AKD सिक्योरिटीज़ एक बड़ा ग्रुप है, और पिछले 5 सालों में जो क्राइसिस चलते आ रहे हैं, और अभी तो पिछले 4-5 महीनों में जो धमाके हुए हैं,
तो आप क्या समझते हैं अभी इन्वेस्टर यहाँ पे या जो इस फील्ड में लोग इंटरेस्ट लेते भी थे वो भी खामोश होकर बैठ गए, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्या मामला चल रहा है? देखिए, जो इकॉनमी चलेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, तो यहाँ की जो लिस्टेड कंपनीज जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँ एज अ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस, तो वहाँ तक आने से पहले 2 पॉइंट्स आपने ऐसे बोल दिए जिसके ऊपर मुझे मैं एक तो अपनी बिल्कुल बिल्कुल राय का इजहार कर दूँ। सही है। PIA की आपने बात की, 658 बिलियन और देयर अबाउट उसका लॉस है, और जो हर साल का लॉस होता है वो कहाँ से पूरा होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी और गारंटी देती है और किसी और बैंक से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी के तहत वो पैसा और ले लेते हैं। तो ये वाला जो तरीका है गलत या वट एवर इट इज़, ये प्रिवेलिंग है फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, और ईच टाइम PIA जैसे इदारे को प्राइवेटाइज़ करने के लिए एफ़र्ट की गई, तो बहुत सारी दुनिया मुहिब्बे वतन होके, जज्बाती होके वो सड़कों पे निकल आते हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉइज़ निकलते हैं, फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी हो जाती है। एंड PIA की एग्जांपल लेके मैं अब आता हूँ स्टील मिल पे, और आपको याद है, विदाउट नेमिंग नेम्स और किसी को, एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हम इसको चला के दिखाएंगे और ये ना हो जाए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं आज की, ये जब तक पॉलिटिकल डिवाइड एक ही पेज पे नहीं आएगी, आगे बात नहीं आएगी। जो आपने राशिद सदीकी साहब से सवाल शुरू किया, और बड़ा अच्छा सवाल किया कि आज इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान होता है जब इस तरह के हालात हों, लेकिन इसमें जो परेशानी से एक बात जो बढ़ गई है वो ये है कि इस वक्त जो आर्मी चीफ़ ने भी अपने आप को पेश किया है और अपने इदारे को कि लोग इस बढ़ेंगे, सब तरक्की करेंगे तो सबके लिए आसानी होगी, और खुदा न खास्ता जिस तरह आजकल हमारी कंडीशन है तो सारे ही। लेकिन उन्होंने हवाला हुंडी पे भी बड़े खदशात जाहिर किए और कहा कि इस पे एक्शन होगा, लेकिन पता नहीं क्या एक्शन होगा या उसमें लोग कोऑपरेट करेंगे। असल में तो कोऑपरेशन है ना लोगों का। देखें, पाकिस्तान में मैं और आप सारे लोग ये समझें कि पहले, सबसे पहले पाकिस्तान वाला एक नारा था, एक पॉलिटिशियन तो नहीं था वो, लेकिन एक यहाँ एक गुजरा है एक अहद, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ चले गए थे थोड़ा दिल से। अभी जो आपने बात की, हमारे यहाँ अगर सबसे पहले जिस तरह नेगेटिविटी बहुत जल्दी बिकती है, और जब हालात ऐसे हों जैसे आजकल पाकिस्तान जिस वाले से गुजर रहा है, जिन हालात से, तो कोई मैं आप 2-4 लोग कोशिश भी करें कोई पॉजिटिविटी जनरेट करने की, तो लोग सारे के सारे शायद पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से, या शायद दुनिया वो मैं भी अपने आप को आज के हालात में देख के अपने पिछले साल या उससे पिछले साल से कंपेयर करता हूँ और परेशान होता हूँ। मैं अगर अपने आप को हॉरिजॉन्टली कवर देखूँ और कंपेयर करूँ कि हमारे जो दोस्त यार या कज़न्स जो अमेरिका, UK, यूरोप, चाइना या दुनिया में कहीं और बैठे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है कि वो भी कोई बहुत अच्छी हालात में नहीं है। ये जो रशियन वार की वजह से जो एनर्जी का क्राइसिस, अगर हमारे यहाँ अब बात आई IPPs की कहानी की वजह से, मैं अगर इसको एक एंगल से देखूँ और आपको और नाजरीन को ये बताऊं कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है वो देखें, एनर्जी की कॉस्ट ऑफ जनरेशन। हमने इस वक्त जो है हमारी एनर्जी की जनरेशन 8 रुपये 90 पैसे हो गई है। मैं अभी में अपनी बात को 2 में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है एनर्जी की कॉस्ट ऑफ जनरेशन विच इज़ राइट दिस ईयर 8.9 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। ये पिछले साल 12 रुपये थी, और पीक ईयर्स में 14 रुपये पर किलोवाट आवर। कैसे हो गई, रीज़न भी बता दें। हाँ, ये रीज़न इस तरह हुआ कि इसकी एक तो हमारा थर कोल का 660 मेगावाट का एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आ चुके हैं। तो 2000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त कोयले पे। इसी तरह जो हमारा न्यूक्लियर है वो 3300 मेगावाट इस वक्त न्यूक्लियर पे चला गया है, और एक कायदे आज़म जो भी नाम है उसका, सोलर प्लांट जो लगा रहे हैं वो 1400 मेगावाट और आ रहा है। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन MOU साइन हुआ है चाइना। सो एनर्जी मिक्स की वजह से आपका जो जनरेशन की कॉस्ट है वो कम हुई है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। लेकिन जो व्हाट इज़ किलिंग अस इज़ द कैपेसिटी पेमेंट्स, वो जो हमारे कस्मे वादे पुराने IPPs ठीक है भाई साहब, मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर यहीं से बात को शुरू करूँगा। क्या कौमी मफाद में अपने बिजनेस का या कैपेसिटी पेमेंट का ये जो मामला है, इस पर विड्रॉ कर सकते हैं लोग या नहीं कर सकते? हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पैनल में हमें ज्वाइन किया अफीफ राशिद ने भी, और यंगेस्ट सीईओज़ में आपका शुमार भी होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इकॉनमी पे ख़ुद भी बड़ी नज़र रखते हैं। लेकिन मैं अभी गुफ्तगू का आगाज़ अदनान चिश्ती आपसे करता हूँ कि बीइंग अ बायोमेडिकल इंजीनियर या इस इंडस्ट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अब आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में क्या ये इंडस्ट्री भी बड़ी इम्पैक्ट हो गई है, या ये वाले मामले जो हैं वो सही चल रहे हैं बायोमेडिकल साइड के? देखिए, इम्पैक्ट तो सब जगह इसका मौजूद है। जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं वो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा हेल्थ केयर इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो जब पूरे पाकिस्तान में क्राइसिस जब बढ़ता है तो हमारा काम ज़रा बढ़ जाता है, हमारे पास ज़रा पेशेंट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जो है वो वर्कलोड जो है वो बेहतर हो जाता है। तो ये तो बहरहाल बात रही अज़राए मजाक, लेकिन वैसे अगर मैं बताऊं तो जहां एक जान 50 रुपए की बचती थी तो वो अब इस सिनेरियो में 500 रुपए की बचेगी। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कोई भी इक्विपमेंट 100% आपकी जो हेल्थ केयर है वो इक्विपमेंट बेस्ड हो चुकी है, 100% जो लाइफ सेविंग्स हैं वो इक्विपमेंट बेस्ड हैं, और दिन ब दिन उनकी कीमतें दुगनी तिगनी चौगनी होती जा रही हैं, और उनको ख़रीदना और उनको लगाना और उनके कंज्यूमेबल को कंज्यूम करना एक जान बचाने के लिए जो है वो जो ओनर है हॉस्पिटल का या जो हॉस्पिटल चला रही हैं एनजीओज़, उनको अपनी जान लगानी पड़ रही है उस एक जान को बचाने के। और जो नीड है नए हॉस्पिटल्स तामीर होने की वो भी नहीं हो सकेंगे क्योंकि रेट ही कहीं एक जगह पे नहीं रुक रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट ईयर आप ये समझें सेहत कार्ड के वक्त में तकरीबन कोई 186 अरब रुपए के नए अस्पताल बन रहे थे, और क्योंकि उनके जो फंड्स हैं वो अंडर हो गए हैं डॉलर रेट की वजह से और फ्यूल प्राइसेस की वजह से, तो वो तमाम अपनी जगह तमाम अस्पताल होल्ड कर लिए गए हैं। ठीक है, इस वक्त कोई अस्पताल ऐसा नहीं और भी हर इंडस्ट्री में यही मसला है। खुर्रम सिद्दा साहब, ये मुझे बताइएगा कि IMF के ऊपर जो है ना सारा मामला डाल दिया जाता है आखिर में कि जी उन्होंने डिक्टेशन दिया हुआ है, और अब तो ये बयानात आने लग गए हैं वहाँ से कि भाई हमने नहीं कहा कि गरीबों से टैक्स लो, हम तो कह रहे हैं कि वो तबका जिसको टैक्स नेट में लाना चाहिए आप उनको लेकर आएँ और ये सारे मामला जो पॉलिसीज़ हैं उधर इम्प्लीमेंट करें। तो ये गैप आ रहा है कहीं कम्युनिकेशन का, या करना नहीं चाह रहे हम? नहीं, ये हम करना नहीं चाह रहे, ये फरार है हमारी, ये हम अब ये IMF पे हम डालते हैं, ये हमारे अपने कसूर हैं। मुझे बताएं IMF के सबसे ज़्यादा प्रोग्राम IMF ने किसको दिया आपको पता है? अपनी पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान को दिए 24 प्रोग्राम्स। अर्जेंटीना है ना सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट किए उसने, उसके भी कोई 22 प्रोग्राम्स हुए हैं अभी। श्रीलंका है ना अभी डिफ़ॉल्ट किया आपके सामने, वो भी 20s में है। हम सबसे ज़्यादा प्रोग्राम लेके बैठे हैं, और हमने सबसे ज़्यादा उस पैसे को, जो अपॉर्चुनिटी थी, आपको पता है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? मैं आपके पैसे को यूज़ करके अपना फ़ायदा लूँ। और सबसे बड़ा बदबख्त इंसान वो होता है जो किसी के पैसे पे कुछ अपना फ़ायदा नहीं कर सकता। तो हम वो हैं, सॉरी टू से, वो कौम हम बन चुके हैं, या वो हमारे जो भी करता धरता रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से अवाम पे कर्जा भी चढ़ा। मैं बड़ी एक पॉलिटिकल शायद ये स्टेटमेंट लग रही हो, लेकिन ये फैक्ट है कि आपने IMF से 24 प्रोग्राम्स लिए और उस पैसे को ज़ाया कर दिया आपने, और आज आप उससे वर्स्ट कंडीशन में खड़े हैं बनिस्बत उसके जब आपका पहला प्रोग्राम हो रहा था, आपको पता है अर्ली 60s में। ठीक है राशिद साहब, बीइंग अ बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं कि अब हमारे जो दोस्त चाइना, सऊदीया और भी जो करीबी हमारे लोग हैं, क्या अब हम बिल्कुल एक तो हाथ तो फैला ही चुके हैं, लेकिन क्या अब उनके मरहूने मिन्नत रह गए कि जी वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो मामला संभले? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको कभी भी उनके मरहूने मिन्नत होना नहीं चाहिए था, कभी भी उनको उनसे कर्ज मांगना नहीं चाहिए था, और जिन लोगों ने उनसे कर्ज मांगा उन्होंने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया। इनको चाहिए था कि अगर ये इनके 200 ममालिक थे और अगर इनको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस था तो इनसे वो $4 बिलियन कर्ज मांगने के बजाय उनसे $2 बिलियन का बिजनेस मांगते। सही। अगर वो आपको $4 बिलियन उधार देने के बजाय $2 बिलियन का बिजनेस देते तो वो साल में 4 ट्रांजैक्शन होती और वो आपके मुल्क में 8 बिलियन आता। और जो $8 बिलियन आपका आता है, जैसा अभी खुर्रम शहजाद ने कहा कि दुनिया के बदकिस्मत वो लोग होते हैं जो किसी का पैसा लेके और कमाए बगैर उनका सूद चढ़ा दें। तो मैं इनकी बात को इंडोर्स करते कहूँगा कि हम वो बदकिस्मत हैं कि जिन्होंने दूसरों से पैसा लेके अपनी अय्याशियाँ करी और अपने पैसे को जनरेट करने के बजाय उन्हीं के पैसों को हमने अपने अय्याशियों में खर्च करके और अपने कर्जों को बढ़ाते चले गए। तो मैं चलें फरीद साहब से पूछ लेता हूँ, जो CPEC में तो हमें यही सारे अशारिये दिखाए गए थे, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इतना सब कुछ होगा, क्यों नहीं हो सका? फिर
पाकिस्तानियों के अंदर ये टेंडेंसी है कि उन्हें बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, चाहे वो अपनी तबीयत सही करानी हो, उनको एंटीबायोटिक चाहिए, होम्योपैथिक पाकिस्तान में नहीं चलती, और जो हमारी ईस्टर्न मेडिसिन है हिकमत वाली वो भी नहीं चलती। तो इसी तरह पाकिस्तानियों को इकोनॉमिक रिजल्ट भी ओवरनाइट चाहिए होता है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि हमने जब पाकिस्तान ने दो बहुत शानदार किस्म के 1269 और 1300 मेगावाट के दो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, हवेली बहादुर शाह और बलो की, और वो GE की टेक्नोलॉजी थी, और 62.9 या 62.1 मोस्ट एफिशिएंट जब वो लगा पाकिस्तान में 2019-20 के राउंड, तो इट वाज द मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद इन 3-4 सालों में एक आया है कोई जो उससे 1-2% एफिशिएंट ज़्यादा हुआ है, अदरवाइज़ वो RLNG बेस्ड जो पावर प्लांट्स थे वो प्राइड थी पाकिस्तान की। अच्छा, उसको डालने की कोशिश की जब CPEC में, तो CPEC की वजह से उसका रेट बढ़ गया। मेरे पास अब नंबर्स क्योंकि 4 साल पुराने हो गए, तो आई थिंक इट वाज समवट बीइंग एस्केलेटेड बाय अबाउट $400 मिलियन। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज से उसको पूरा लगा लिया। तो जब इसका रिज़ल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। इसी तरह जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, जो पावर प्लांट्स ही जो CPEC में मैं बता रहा हूँ कि अभी तक प्राइमरीली CPEC में पावर ही जनरेट हुई है। तो अब हमारे यहाँ जो इशू आ गया है वो एक्सचेंज रेट का मसला पड़ा है। कहाँ आप मल्टीप्लाई या कन्वर्ट करते थे अपने आप को 120 से टू अ डॉलर, फिर 200, फिर 250, फिर 300। ये अगर स्टेबिलिटी हमारे एक्सचेंज रेट में आ जाए, और तो सारी जो मदर ऑफ ऑल द इल्स इज़ द एक्सचेंज रेट, और उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें वहाँ से ठीक होंगी। और एक्सपोर्टर को हम इसीलिए मैं अपना यंग जो मेरा दोस्त है इसकी बहुत इज्जत करता हूँ कि ये एक्सपोर्टर है, ही ब्रिंग्स इन द मोस्ट। इस वक्त चलिए इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। अफीफ जो है वो यंग CEOs क्लब के आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो बीइंग एन एक्सपोर्टर क्या देख रहे हैं कि कितने चैलेंजेस हैं इस वक्त एक एक्सपोर्टर को, कितना मुश्किल है एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान से? देखिए, इस वक्त एक्सपोर्टर्स को बहुत चैलेंजेस हैं। जिस तरह हम देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने में जो बिजली के रेट्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, और मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो मैंने 2022 अगस्त में जो बिजली कंज्यूम की थी उसका सरचार्ज मैं 2023 अगस्त में दे रहा हूँ, जबकि बुक्स क्लोज़ हो गई हैं, सब कुछ क्लोज़ हो गया है, तो अब मेरे पास सरचार्ज नए आ रहे हैं। तो इस तरह की जब तक इन्वायरमेंट रहेगी तो एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट को प्रमोट करना मुश्किल रहेगा। हमारा कायबोर्ड जो है वो आप देख सकते हैं 22% पे है, तो 22% के ऊपर इस वक्त नई इंडस्ट्रीज़ लगना, इतनी एक्सपोर्ट सेंट्रिक इंडस्ट्री लगना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी। इसकी वजह क्या इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है हमारी, और जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट शामिल है कि मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल भी जो है वो भी इंपोर्ट ही हो रहा है। देखिए, जब इवेंचुअली आपने पिछले 20-25 साल से इंपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, तो सबको एक ईजी वे मिल गया कि यार प्रोडक्शन करने के बजाय मैं इंपोर्ट करके ट्रेडिंग कर लूँ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, उसके अंदर आपकी अपनी जो है वो आपका अपना भी एक पैशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में मेहनत भी ज़्यादा लगती है, आपको लेबर को हैंडलिंग करना है। एज अपोज टू अगर मैं इंपोर्ट करके ट्रेडिंग करूँगा तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में अगर 100 लोगों को रख रहा हूँ तो ट्रेडिंग में मुझे 2 लोगों को रखना होगा, सिर्फ उनको हैंडल करना होगा। और ट्रेडर का पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में तो उसको फ़ायदा ये होता है कि डेली के हिसाब से डॉलर रेट बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। मैन्युफैक्चर के लिए यही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो मेरी परचेजिंग है वो डेली के हिसाब से चेंज हो रही है। तो हमने कभी इस चीज़ को फोकस ही नहीं किया कि हम पाकिस्तान को जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनाएं। हमारे पास 25 करोड़ की आवाम है, हम उसको यूटिलाइज़ करें, हम उसको किस तरह अपनी जो है वो लेबर को यूटिलाइज़ करें कि हमारे पास चीप लेबर है, हम उसके थ्रू इंडस्ट्रीज़ को अपने बढ़ाएं। लेकिन हमारा हमेशा फोकस रहा कि हम हर चीज़ इंपोर्ट करके मार्केट में ले आए, हर चीज़ इंपोर्ट करके मार्केट में ले आए। इवेंचुअली सबका फोकस ही इंपोर्ट की तरफ रह गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया नहीं। हम आज टेक्सटाइल के अलावा कोई और चीज़ क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाते? हमारे पास हम अपने जो गल्फ स्टेट्स हैं इनको फूड सिक्योरिटी बहुत दे सकते हैं। हमारे आज के दिन पे भी 50% से ज़्यादा जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो वहीं पे ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि ना हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, ना हमारे पास कोल्ड सप्लाई चेन है कि वो उसको किस तरह प्रिजर्व करके स्टोर करें, हम उसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसके कोई प्रोसेसेस कोई बड़े हैं ही नहीं, ना गवर्नमेंट ने कभी इसके ऊपर फोकस किया। सेकेंडली, ना हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही होती है कि अगर मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा
एज अपोज टू अ पर्सन हु इज इम्पोर्टिंग, सही है। कोई मेजर बेनिफिट नहीं है। तो इस वक्त जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन आई है पाकिस्तान के लिए एक तरीके से बहुत बेहतर है। इस तरह लोग इस वक्त लोकलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये आपका इम्पोर्ट बिल डेफिनेटली कम करेंगे। कोई राय जो इकोनॉमी में बेहतरी के लिए हो? देखिए मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इसको जल्दी मटेरियलाइज करें ताकि डॉलर का इन्फ्लो आए। जब डॉलर का इन्फ्लो आएगा तो यहाँ से डॉलर का रेट स्टेबलाइज होगा। जब स्टेबलाइज होगा तो हमारे कर्जे, इन्फ्लेशन, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता काबू में आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा जल्दी काम करें। और ये जो स्मगलिंग है और ये जो हॉर्डिंग है और ये डॉलर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि डॉलर को बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान स्मगल किया जाता है, तो इसको रोकें। और ये इस पर एफर्ट शुरू हो गई हैं जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिर साथ साथ SIFC के अंडर इन्वेस्टमेंट आती है तो एक अच्छा जो है वो सपोर्ट स्टार्ट मिल सकता है पाकिस्तानी इकॉनमी को। उसके बाद फिर IMF के साथ एक बड़ा प्रोग्राम करें, नई गवर्नमेंट आए, इलेक्शंस हों, प्रॉपर एक सेटअप बने, तो उसके बाद आपको जो है ना इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस प्रॉपर बहाल होगा। इंशाल्लाह हम दोबारा ट्रैक पे आ सकते हैं। ठीक है नाजरीन, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। राशिद साहब ये बताइए कि कैपेसिटी पेमेंट, अब क्या यही हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम उन कंपनीज़ को बिठा के कायल करें कि भाई आप अपने प्रॉफिट रोक दें, अभी रेट को वापस कर दें, और वो भी तो पाकिस्तानी हैं, कोई बाहर के लोग तो नहीं हैं, तो वो भी वाकिफ़ हैं जो सिचुएशन है। बेशक उन्हें बड़ा बेनिफिट हुआ एक बिजनेसमैन के तौर पे, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कन्विंस कर सकते हैं उनको, या यही अब हाल है? मैं तो कह रहा हूँ कि कन्विंस अगर वो बिस्मिल्लाह अगर कन्विंस ना भी करें तो आपका पूरा हक बनता है कि आप उनके साथ उस ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो आपके मुल्क की बका के ख़िलाफ़ हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर रहा हो, तो सिर्फ 50-75 मेरे ख्याल से टोटल 75, अगर फरीद भाई आप मुझे इंडोज करें, टोटल 75 IPPs हैं जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जो तबाह कर रहे हैं। अगर वो बिजली दे रहे हैं हमको 3 मेगावाट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो पैसा वो हमसे ले रहे हैं 6 मेगावाट का। तो ऐसे तमाम एग्रीमेंट को उनको नल एंड वाइट कर देना चाहिए और उनके साथ बैठ के उनके पूरे 10 साल के ऑडिट करें कि भाई तुमने अगर जितने नाजायज़ पैसा कमाए हैं तो उसके तुमने टैक्सेस दिए नहीं दिए, उसको तुमने गवर्नमेंट को पैसे दिए नहीं दिए, तो अब उसके बाद तुम्हारा यहाँ से सिलसिला ख़त्म और गवर्नमेंट उन तमाम जितने भी उनको नेशनलाइज कर ले। सही है, ये तो एक चलें पहलू हो गया। अदनान चिश्ती, आप मुझे ये बताइएगा कि जो मुआहदे हुए सो हुए, लेकिन हमने भी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। आप तो बायोमेडिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मशीन आती है बाहर से ही आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ यूनिवर्सिटियों में या तो कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, पढ़ाया जा रहा है तो वो अप्लाई नहीं हो रहा कहीं पे। यहाँ पे बहुत बड़ा टैलेंट है एक्चुअली। अगर आप बाहर का देखें तो पाकिस्तान के बहुत सा ऐसा टैलेंट है जो बाहर जाके यही मैन्युफैक्चरिंग में अपना इनपुट दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन जैसे अफ़ीफ़ भाई ने बताया कि एक ईज़ी पैसेज दिया हुआ है इंपोर्ट को, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। जब तक कि आप उस इंपोर्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, लोगों के लिए थोड़ी सी हर्डल क्रिएट ना करेंगे वहाँ पे, तो आपकी अपनी इंडस्ट्री जो है वो खड़ी नहीं होगी। बिल्कुल जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो होता है कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आती है, आने के बाद जो है उससे एक 10 साल का मुआहिदा किया जाता है। 10 साल के बाद जो है वो तमाम की तमाम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी हो, वो मेड इन इंडिया के तौर पे जो है वो सारी दुनिया में आ जाती है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी इसी तरह के मुआहदे कैपेबिलिटी है, लेकिन उस पैसेज की वजह से जो है हमारा रुझान उस तरफ नहीं बनता। फरीद साहब ये मुझे बताइए कि SIFC की बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं आजकल और बड़ी उम्मीदें लोगों की वाबस्ता तो हो रही हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक वक्त में हमने एपेक्स कमेटी सुनी, मुख्तलिफ़ कमेटियाँ सुनी, लेकिन एंड जब नताइज का वक्त आता है ना तो वो नताइज नहीं बरामद हुए हैं। क्या लग रहा है SIFC कर पाएगी कुछ? जी, जब मैं SIFC के बारे में प्रेस में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहा था बातें, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। बट येस्टरडे रिप्रेजेंटिंग AKD सिक्योरिटीज़, जब मेरी एक मैराथन मीटिंग हुई और प्रेजेंटेशंस दी गई हमें, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद क्या, यकीनन मुझे लगा कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन है, देखें पाकिस्तान में जो परमानेंट इंस्टीट्यूशनल जो काम रोल है वो अलग है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है अलग है। और ओवर द इयर्स हमने ये देखा कि जहाँ सबका गोल कॉन्ग्रेंस एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम पढ़ते थे। अब आप ये देखें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि एग्रीकल्चर, अब मैं आई एम नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट, बट कल मुझे बात ये लगी कि जब हम सारे बिजनेसमैन और बिजनेस सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हुए थे, हमें सिर्फ ये करना है
अभी इन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी, मैं उसके ऊपर भी कवर करता हूँ कि अगर हम लोगों का माइंडसेट है पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट में कि टू ओन अ पीस ऑफ लैंड एंड देन स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, और हमारे उस चक्करों में टू ओन अ पीस ऑफ लैंड जिसका पीसफुल टाइटल आपके नाम हो, सारी कहानी हो, हक़ शुफा और सारी ड्रामा करने के बाद अगर आप स्टार्ट ही लें बिजनेसमैन, अगर उस प्रोड्यूस से ले स्टार्ट इंस्टेड ऑफ ओनिंग अ लैंड, तो सबका फ़ायदा है। इसमें एक चोलिस्तान जो कि अंदर ये जो 12,50,000 एकड़ दे रहे हैं, एक वो बहुत शानदार स्टेप्स है, उसका टाइम आहिस्ता आहिस्ता आएगा। बट जो ज़्यादा जल्दी हम ये काम कर सकते हैं कि हम लैंड ओन ना करें, हम प्रोड्यूस से स्टार्ट करें और ये देखें कि हम लोग एज ए बिजनेसमैन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर करके, या हम जो फार्म टू मार्केट का अपना रोल प्ले करके, और जो वेस्टेजेस हैं जो प्रोड्यूस होती है, और अब इंडिया की एग्जांपल थी और यूनाइटेड नेशंस की एक बड़ी शानदार रिपोर्ट है इसके ऊपर कि उन्होंने पिछले 5 से 7 साल में अपनी वेस्टेज जो है वो 61% से रिड्यूस करके 19% पे ले गए। तो अगर हम भी एज ए बिजनेसमैन आएँ और प्रोड्यूस पिक करके एंड तक ले जाएं और एलिमिनेट करें मिडल मैन को, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री ने करके दिखा दिया है, तो आई थिंक वी कैन डू लॉट बेटर इन द एग्रीकल्चर। ठीक है राशिद साहब, लास्ट बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ही बताइएगा कि SIFC को सामने रखते हुए क्या उम्मीद है आपकी? बहुत अच्छी उम्मीद है, और SIFC जो एक बहुत बड़ा समझ लें कि पाकिस्तान के लिए ब्रेक थ्रू है, और इसकी वजह से जितने पैसे आप भी उस मीटिंग में थे जिसमें आर्मी चीफ ने इंडस्ट्रियलिस्ट से गुफ्तगू की? उसके अंदर था, और बहुत अच्छी मीटिंग रही, और जो आर्मी चीफ थे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही पुरअज़म थी, और मुझे बड़ा यकीन है कि जितने वो पुरअज़म थे, जितने वो मुझे कमिटेड नज़र आए, और जितनी उनके पास इस वक्त पाकिस्तान की पूरे जितने प्रॉब्लम्स की डायनेमिक्स जैसी उनके पास मौजूद थी, और मुझे यकीन है कि वो कुछ दिल से करना चाहते हैं। और देखें, सबसे बढ़ के क्योंकि वो हाफिज़ुल कुरान भी हैं, और अल्लाह ताला जब अपने किताब को किसी के दिल में महफूज करते हैं तो यकीनन वो अल्लाह ताला का बड़ा कोई ख़ास बंदा ही होता है, तो ही उसके दिल में महफूज करता है। तो मुझे उनकी ज़ात से बहुत उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने आवाज़ बनने की कोशिश की है सनतकारों की, उन लोगों की जो पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह हैं और अपना शब रोज़ पाकिस्तान की बेहतरी में लगा रहे हैं, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं SIFC यानी इस वक्त रियासत पाकिस्तान से, और ये उम्मीदें हैं कि मईशत हमारी बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाए ताकि पाकिस्तान वापस उस ट्रैक पर आ सके जिसमें हम इन्फ्लेशन, इकॉनमी क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और दीगर मसाइल से अपनी जान छुड़ा सकें। लेकिन इन दी एंड जो बात खुर्रम शहजाद ने कही कि गवर्नेंस एक इशू है, यकीनी तौर पे ये एक ऐसा इशू है जिसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे हल करना ज़रूरी है अगर हम पाकिस्तान को ताबनाक देखना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।